नवंबर महीने का आखिरी शुक्रवार है और इसे दुनिया भर में ब्लैक फ्राइडे के रूप में मनाया जाता है। और ब्लैक फ्राइडे के मौके पर दुनिया भर में शॉपिंग पर अलग अलग कंपनियां अच्छे खासे ऑफर देती हैं। भारत में भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, अजियो, नायका समेत सभी प्लेटफॉर्म पर आपको ब्लैक फ्राइडे सेल देखने को मिल जाएगी और अच्छे खासे डिस्काउंट ऑफर वगैरह दिए जाते हैं ना। अच्छा, वैसे ये जो ब्लैक फ्राइडे है दोस्तों, ये अमेरिका में थैंक्स गिविंग डे के बाद आता है, जो कि दुनिया भर में नवंबर के चौथे या अंतिम शुक्रवार के दिन मनाया जाता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। सबसे पहले देखते हैं आज 28 नवंबर के कुछ कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और गोवा राज्यों का दौरा करेंगे और कर्नाटक के उडुपी में भी पीएम मोदी के आगमन को लेकर सुरक्षा व्यवस्थाएं और सजावट तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, देख सकते हैं आप। वहीं गृह मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ में डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का दौरा करेंगे। और झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार आज के दिन को नियुक्ति वर्ष के रूप में मनाएगी। आज 28 नवंबर को 9 से 10 हजार युवाओं को सरकारी नौकरी का तोहफा मिलेगा। झारखंड सरकार की तरफ से हजारों युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। मोरहाबादी मैदान में ये कार्यक्रम आयोजित होगा। और वहीं केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल भी आज 28 नवंबर को सुजलाम भारत विजन शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन करेंगे। और आज 28 नवंबर से उत्तराखंड राज्य में भी शुरू होगी वर्ल्ड डिजास्टर कॉन्फ्रेंस। इसमें भी कई दिग्गज हिस्सा लेंगे। और देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज उत्तर प्रदेश लखनऊ दौरे पर रहेगी। यहाँ लखनऊ के गुलजार उपवन में कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी राष्ट्रपति। और पंजाब राज्य में आज रोडवेज बसें डिस्टर्ब रहेगी, क्योंकि रोडवेज कर्मचारियों ने हड़ताल की चेतावनी दी है। 28 नवंबर से ही विरोध करेंगे रोडवेज कर्मचारी। सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं, तो यातायात की सुविधाएं आज बाधित रहेगी। कर्मचारियों का कहना है कि अगले महीने फिर 8 से 10 दिसंबर को पूर्ण हड़ताल होगी और आज 28 नवंबर से विरोध कार्यक्रम और भी तेज होंगे। वहीं दोस्तों उत्तर प्रदेश में अधिकतर जिला प्रशासन ने आदेश जारी किया कि आज 28 नवंबर अंतिम तारीख है, तब तक SIR फॉर्म जमा कर दें, अन्यथा एक बार वोटिंग लिस्ट से नाम कटने पर दोबारा नाम जुड़ाने में काफी परेशानी होगी आपको। तो जो चुनाव आयोग की तरफ से SIR अभियान चल रहा, तो उसमें भी कई जगहों पर अभियान के तहत गणना प्रपत्र जमा कराने की अंतिम तिथि आज 28 नवंबर निर्धारित की गई है ना। और वहीं आज और कल अगले 24 से 48 घंटों के दौरान एक खतरनाक चक्रवाती तूफान की भी चेतावनी दी है मौसम विभाग ने। इसके चलते कई राज्यों में भारी बारिश और वज्रपात देखने को मिलेगा। तो आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। और वहीं दोस्तों आज 28 नवंबर को लाल ग्रह दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। आज ही के दिन मंगलयान मेरिनर 4 के प्रक्षेपण की याद में ये दिवस मनाते हैं हर साल। रेड प्लैनेट मंगल ग्रह को कहा जाता है। ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए भारत के लिए गर्व की बात है, NTTM ने पेश किया भारत का पहला वैज्ञानिक मॉडल। हरियाणा के पानीपत में आज 28 नवंबर को यह कार्यक्रम आयोजित होगा। कपड़ा मंत्रालय की तरफ से भी इस परिवर्तनकारी परियोजना का समर्थन किया गया है। और वहीं एक रिपोर्ट सामने आ रही कि भारत की लॉजिस्टिक लागत भारत की GDP के लगभग 14% से घटकर 7.97% हो चुकी है। ग्रीन कॉरिडोर ने लॉजिस्टिक्स क्षेत्र की बढ़ाई दक्षता। वहीं वित्त मंत्रालय का कहना है कि GST सुधार से भी भारत की अर्थव्यवस्था की रफ्तार बढ़ी है। हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर से मिले सकारात्मक संकेत। और एक रिपोर्ट सामने आ रही भारत के रियल एस्टेट मार्केट को लेकर कि अगले 4 वर्षों में भारत का REIT बाजार 10.8 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। भारत के रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की तरफ से ये रिपोर्ट जारी की गई। और वहीं भारत के लिए एक और बड़े गर्व की बात देखिए दोस्तों, देश का पहला प्राइवेट रॉकेट जिसका नाम है विक्रम-1 ये लॉन्च हो चुका है। खुद PM मोदी ने इसका उद्घाटन किया और प्रधानमंत्री बोले कि अंतरिक्ष में देश ने बनाई अलग पहचान। ये भारत का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट है जो बनकर तैयार हुआ, जो कि 300 किलोग्राम तक के सैटेलाइट को अंतरिक्ष में ले जा सकेगा। PM मोदी ने इसका उद्घाटन किया। अगले साल इसकी ऑफिशियल लॉन्चिंग होगी। इसकी टेस्ट लॉन्चिंग सफल रही। PM मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये भारत के पहले प्राइवेट सेक्टर का अंतरिक्ष क्षेत्र में बना ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 को दुनिया के सामने रखा। जैसे अमेरिका में इलॉन मस्क की कंपनी है ना SpaceX, वैसे ही हमारे भारत में ये प्राइवेट स्पेस कंपनी स्काई रूट ने ये एरोस्पेस बनाया है और इसे 2026 में लॉन्च किया जाएगा ना। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, दिव्यांग जनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा कि दिव्यांगों की गरिमा की रक्षा के लिए सख्त कानून बनाने पर विचार करें। कोर्ट ने केंद्र सरकार को इस बारे में सलाह भी दी। हाल ही में आपको बताऊंगा कुछ यूट्यूबर्स ने दिव्यांग जनों को लेकर मजाक उड़ाए थे, इसे वीडियो बनाए थे। तो सुप्रीम कोर्ट बोला कि दिव्यांगों के लिए फंड जुटाएं अब यूट्यूबर्स। समय रैना जो कॉमेडियन है उनके शो में भी दिव्यांगों का मजाक उड़ाया था। तो इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने आपत्ति जताई और ये आदेश दिया। इसके अलावा सरकार को सोशल मीडिया के अश्लील कंटेंट पर भी सख्त नियम बनाने का आदेश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट में नए CGI बने सूर्यकांत, उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि अगली सुनवाई से पहले आप कुछ अच्छा करके आएंगे। सोशल मीडिया पर डाले जाने वाले एडल्ट कंटेंट के लिए भी किसी न किसी को तो जिम्मेदारी लेनी होगी। चलिए अगला अपडेट आ रहा, असम राज्य में फाइनली बहु विवाह पर प्रतिबंध लग चुका है। विधानसभा से विधेयक पारित हुआ। मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा बोले कि फिर सरकार बनने पर UCC भी लागू करेंगे। तो दोस्तों इस नए विधेयक नए कानून के साथ ही अब असम राज्य में एक से ज्यादा शादी अगर किसी ने की तो सीधी जेल होगी। सरकारी नौकरी भी नहीं मिलेगी, निकाय चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। ये सख्त कानून बनाए गए हैं बहु विवाह मल्टीपल मैरिज को लेकर। विधानसभा में ये बिल पास हो चुका है। इस नए बिल में और क्या क्या सख्त नियम रखे गए हैं देख सकते हैं आप।
एक से ज्यादा शादी करने पर दोषियों को 2 साल तक की जेल व 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भी देना पड़ेगा। असम के मुख्यमंत्री का कहना है कि महिलाओं के हितों को ध्यान में रखते हुए ये नया विधेयक लाया गया है ना। इसके अलावा हाल ही में आपको पता होगा असम सरकार ने आधार कार्ड को लेकर भी एक नया ऑर्डर जारी किया कि अब राज्य में 18 साल से ज्यादा उम्र वालों का नया आधार कार्ड भी नहीं बनेगा, क्योंकि राज्य में अवैध प्रवासियों को नागरिकता से रोकने के लिए असम सरकार ने फैसला लिया। चलिए दिल्ली ब्लास्ट मामले से जुड़े कुछ और बड़े खुलासे सामने आ रहे, देखिए आप। आतंकी मुजम्मिल बोला कि डॉक्टर शाहीन मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि बीवी है। अल फलाह के पास मस्जिद में इन दोनों का निकाह हुआ। महिला ने जेस के लिए 28 लाख रुपए का फंड भी जुटाया था। वहीं हरियाणा के फरीदाबाद में भी डॉक्टर मुजम्मिल के 2 और ठिकानों का खुलासा हुआ। पूर्व सरपंच से मकान किराए पर लिया और शाहीन के साथ वहां आया था। एनआईए ने खंगाला केमिकल स्टोर भी है। और देखिए एक रिपोर्ट सामने आ रही कि दिल्ली धमाके के बाद जम्मू वैष्णो देवी की यात्रा में भी भारी गिरावट देखने को मिली है। श्रद्धालुओं की संख्या नहीं बढ़ रही है। घोड़े और पिट्ठू वाले व्यापारी कारोबारी भी काफी निराश हैं। इस घटना के बाद काफी ज्यादा श्रद्धालु डरे हुए हैं, क्योंकि जम्मू में भी पहले पहलगाम की घटना हुई थी, अब दिल्ली में ये मामला हो गया, तो लोगों को डर रहता है कि कहीं फिर से ऐसी घटनाएं ना हो जाए, है ना। और वहीं जम्मू कश्मीर में भी देखिए आतंकी संगठन जमात-ए-इस्लामी के भी कई ठिकानों पर रेड डाली गई। जम्मू में एक 19 साल का युवक भी गिरफ्तार हुआ। पाकिस्तान में कुछ नंबरों पर बात कर रहा था ये युवक। जम्मू कश्मीर के 5 जिलों में इस आतंकी संगठन के खिलाफ रेड डाली। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अब इस शहर का नाम भी बदला जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद मंच से ये ऐलान किया। अब यूपी के फतेहाबाद का नाम बदलने की तैयारी की जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ा है नए नाम का प्रस्ताव। दरअसल आगरा के फतेहाबाद का नाम बदलकर सिंदूरपुरम करने का प्रस्ताव रखा है योगी सरकार ने। और वहीं देखिए पंजाब की भगवंत मान सरकार ने शुरू किया 30,000 से भी ज्यादा क्षतिग्रस्त घरों के लिए 377 करोड़ के मुआवजे का वितरण। जो पंजाब राज्य में बाढ़ से प्रभावित हुए थे लोग बाग, जिनके घर वगैरह टूट गए, बह गए, तो उन लोगों को ये सहायता राशि के रूप में 377 करोड़ रुपए वितरित किए हैं पंजाब सरकार ने, है ना। वहीं केंद्र सरकार ने भी चंडीगढ़ में नियुक्त किया FRRO, दायरे में आएगा यूटी व हरियाणा भी। FRRO का मतलब है विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी नियुक्त किया गया है, ये केंद्र सरकार की ओर से। और खबर देखिए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा गुरुग्राम में टेस्ला इंडिया मोटर्स के देश के पहले ऑल इन वन केंद्र का भी उद्घाटन किया। जो इलोन मस्क की टेस्ला कंपनी है ना, तो उसका ये पहला एक्सपीरियंस हब बनाया गया है हरियाणा गुरुग्राम में। इस मौके पर मुख्यमंत्री बोले कि हरियाणा बाजार नहीं बल्कि एक महाशक्ति है, निवेशकों का हब बन चुका हरियाणा। और वहीं प्रदूषण पर देखिए बड़ी खबर, देश की राजधानी दिल्ली में पोल्यूशन के मामले पर देश के CGI बोले कि हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि घुमाएंगे और प्रदूषण खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं कि हम आदेश जारी करेंगे और दिल्ली की हवा साफ हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का कहना है कि एक्सपर्ट और साइंटिस्ट को मिलकर इस समस्या का समाधान खोजना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के नए CGI सूर्यकांत बोले कि वायु प्रदूषण मुद्दे पर नियमित रूप से सुनवाई होनी चाहिए। सिर्फ दिवाली जैसे खास मौकों पर यह मामला उठाने से समाधान नहीं निकलेगा, क्योंकि दोस्तों दिल्ली में अभी भी पोल्यूशन काफी ज्यादा गंभीर स्थितियों में है। ये रिपोर्ट देखिए, दिल्ली NCR में बेकाबू होता प्रदूषण, जहरीली हवा में सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। नोएडा की वायु भी अभी सबसे ज्यादा प्रदूषित है और दिल्ली NCR के तकरीबन 10 इलाकों में अभी भी AQI 400 के पार चल रहा है। हालांकि फिर भी आपको पता होगा बीते दिन ग्रेड 3 की पाबंदियां हटा दी गई दिल्ली में, जबकि हवा अभी भी जहरीली बनी हुई है। कई इलाकों में AQI गंभीर श्रेणी में चल रहा है। तो ये ग्रेड GRAP के बदलावों को लेकर विशेषज्ञों ने भी असंतोष जताया और प्रदूषण के स्थायी समाधान पर फोकस करने की सलाह दी है दिल्ली सरकार को भी। इधर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार पर भी इस प्रदूषण के मुद्दे पर नाराजगी जताई और दिल्ली में पोल्यूशन की वजह से स्कूल बंद होने पर शिक्षा सचिव को भी तलब किया। सुप्रीम कोर्ट ने बीते दिन इस मुद्दे पर सुनवाई करते हुए, है ना। और मुंबई में भी देखिए हवा जब प्रदूषित हो रही है तो याचिका में कहा गया कि अभी जो इथियोपिया में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था तो वहाँ की राख आ रही है, इस वजह से मुंबई में पोल्यूशन फैल रहा है। तो मुंबई हाईकोर्ट ने भी इस पर दो टूक जवाब देते हुए कहा कि मुंबई की खराब हवा के लिए उस ज्वालामुखी विस्फोट को दोष न दें। इस मामले की सुनवाई करते हुए अधिकारियों को भी फटकारा बॉम्बे हाईकोर्ट ने। चलिए दोस्तों अगला अपडेट देखिए, सरकार ने TCS के नियमों में कुछ संशोधन किए हैं। TCS का मतलब वो कंपनी नहीं बल्कि टेलीकॉम साइबर सिक्योरिटी, साइबर सुरक्षा के नए नियम लागू हुए हैं। ब्लैक लिस्टेड डिवाइस पर अब नियंत्रण रहेगा सरकार का। जी हाँ, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने TCS कानून 2024 में ये संशोधन किया है, जिसमें मोबाइल नंबर सत्यापन, रीसेल डिवाइस स्क्रबिंग और TIUE दायित्व शामिल है। डिपार्टमेंट का कहना है कि इन नियमों में बदलाव इसलिए किया जा रहा ताकि आए दिन जो आपको पता होगा साइबर फ्रॉड, लोगों की धोखाधड़ी के जो मामले देखने को मिलते हैं सेकंड हैंड मोबाइल वगैरह के जरिए, तो उन पर लगाम लगाई जाएगी, है ना। तो ऐसे में दोस्तों अगर आप भी सेकंड हैंड मोबाइल खरीद रहे हो तो जरूर ये खबर आपको पढ़ लेनी चाहिए, क्योंकि सरकार ने इससे जुड़े भी कुछ नए नियम जारी किए हैं। संचार मंत्रालय ने साइबर सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए मोबाइल फोन को लेकर ये न्यू रूल्स के अपडेट जारी किए हैं, जिसके तहत अब फोन नंबर का सत्यापन आसान होगा और चोरी के फोन की बिक्री पर भी रोक लगाई जा सकेगी। बैंकों और अन्य सेवा प्रदाताओं को नंबर सत्यापन की सुविधा भी मिलेगी और पुराने फोन बेचने वालों को IMEI नंबर की जांच करनी भी जरूरी होगी और सरकार ने जानकारी साझा करना अनिवार्य कर दिया है। ये देख सकते हैं आप सेकंड हैंड मोबाइल फोन को लेकर ये क्या सख्त नए नियम लागू हुए।
लिए अब MNV प्लेटफॉर्म एक्टिव हो चुका है, जिस पर सरकार को सारी रिपोर्ट सबमिट करनी होगी, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार से मिले और राजस्थान राज्य में फिल्म इंडस्ट्री विकसित करने को लेकर भी चर्चा की है। वहीं देखिए बिहार चुनाव में हार के बाद अब कांग्रेस ने दिल्ली में बुलाई बैठक, सभी 61 प्रत्याशियों से मांगी डिटेल रिपोर्ट। और एक रिपोर्ट सामने आ रही कि बीते 10 महीनों में 850 से भी ज्यादा हृदय रोगियों की जान बचाई। यूपी आगरा का SN मेडिकल कॉलेज गरीबों के लिए नया संजीवनी केंद्र बना। हार्ट अटैक के मरीजों का यहाँ अच्छे से सस्ते में इलाज हो पा रहा है ऐसा। और बड़ी खबर देखिए, हवाई यात्रियों की सुरक्षा के लिए सरकार ने नया आदेश जारी किया। अब कोहरे और धुंध में फ्लाइट को उड़ान से पहले 5 अलग अलग जांच से गुजारना होगा, जबकि पहले केवल एक बार ही परमिशन लेनी होती थी। लेकिन DGCA का कहना है कि विजिबिलिटी जितनी कम होगी, कोहरा जितना ज्यादा होगा, मतलब नियम उतने ही सख्त होंगे। DGCA यानी नागरिक उड्डयन महानिदेशालय की तरफ से टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान होने वाले हवाई हादसों से बचने के लिए ये नई व्यवस्थाएं लागू की है। अब कोहरे धुंध में प्लेन उड़ाने के लिए क्या 5 नए नियम बनाए गए हैं, जिनकी डिटेल जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। इन सभी मानकों से गुजरना होगा अब एयरलाइंस कंपनियों को अपनी प्लेन फ्लाइट वगैरह को लेकर, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि क्रिकेट सट्टेबाजी से कमाया हर मुनाफा अपराध है। हाईकोर्ट ने कहा कि यह जहरीले पेड़ की तरह है, इसका फल कैसे वैध हो सकता है। PMLA में सट्टेबाजी अपराध नहीं है। दिल्ली हाईकोर्ट ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सट्टेबाजी रैकेट से जुड़ी 6 याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा कि नेटवर्क अपराध पर खड़ा था, इसलिए इससे कमाया हर मुनाफा अपराध है। लेकिन क्रिकेट बेटिंग PMLA यानी प्रिवेंटिंग ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में लिस्ट अपराध नहीं है। दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से इस मामले में ये बयान दिया गया, देख सकते हैं आप। और देखिए एक बड़ी रेल दुर्घटना होते होते टल गई। झारखंड के दुमका में पैसेंजर ट्रेन के 2 डिब्बे पटरी से उतर गए। ओवरहेड इलेक्ट्रिक पोल भी क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि बड़ी दुर्घटना होने से टल गई, लेकिन आसपास अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है। चलिए खबर देखिए। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले कि पंजाब में मनरेगा गड़बड़ियों की जांच होगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बाढ़ राहत के 420 करोड़ रुपए दिए, आम आदमी पार्टी सरकार ने यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट भी नहीं भेजा। बीते दिन केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान पंजाब में मनरेगा और PM आवास योजना में किए गए बदलावों की समीक्षा की है और राज्य में इतनी धनराशि जारी करने की बात कही, लेकिन पंजाब सरकार पर कुछ गंभीर आरोप भी लगाए। वहीं देखिए इधर पंजाब सरकार ने खालिस्तान समर्थक सांसद को पेरोल देने से भी इनकार कर दिया। DC बोले कि हालात बिगड़ने का खतरा है। उनके पिता बोले कि सिखों की आवाज को दबाई जा रही है। और खबर देखिए दोस्तों, पाकिस्तान में निकाह करने वाली सरबजीत कौर की भी बड़ी मुश्किलें। लाहौर हाईकोर्ट में याचिका दायर हुई, सरबजीत को गिरफ्तार करो, भारत वापस भेजो, ये देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। सिख श्रद्धालुओं के जत्थे के साथ जो ये पाकिस्तान पहुंची थी, आपको पता होगा, और फिर पाकिस्तान के स्थानीय युवक के साथ इसने निकाह कर लिया था। तो ये मामला पाकिस्तान के लाहौर हाईकोर्ट तक पहुंच गया। आप देखिए जरा। चलिए अगला अपडेट आ रहा। उत्तराखंड बद्रीनाथ से जोशीमठ पहुंची शंकराचार्य की गद्दी। सप्त बद्री में से एक है नरसिंह बद्री। 6 महीने तक अब यही होगी शीतकालीन पूजा, क्योंकि बद्रीनाथ धाम के कपाट भी बंद हो चुके हैं। और देखिए बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बोले कि चच्चे के 30 बच्चे हैं, लेकिन हिंदुओं के 4 भी क्यों नहीं। शिवपुरी में उन्होंने कहा कि गजवा ए हिंद नहीं, भगवा हिंद बनाना है। सोशल मीडिया सोशल जिहाद है। अभी मध्य प्रदेश के शिवपुरी में उनकी श्रीमद भगवत कथा चल रही है और इसी दरमियान उन्होंने ये कुछ बातें चीतें कही। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। सोना चांदी के भाव पर खबर आ रही है कि चांदी एक ही दिन में 3642 रुपए महंगी हुई और अभी चांदी का भाव 1,62,000 रुपए प्रति किलो पहुंच चुका है, जबकि सोना 1,26,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। IBGA के लेटेस्ट रेट के मुताबिक 10 ग्राम सोने के रेट में मामूली गिरावट हुई, 24 रुपए सस्ता हुआ। और अभी अलग अलग कैरेट के हिसाब से गोल्ड का प्राइस क्या चल रहा है आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए एक चौंकाने वाली खबर तो ये आ रही, देखिए आप। उत्तर प्रदेश का मामला है। SIR के बहाने बहन की जमीन अपने नाम लिखवा ली। उत्तर प्रदेश में 21 BLO पर इस तरह की FIR दर्ज हुई। अखिलेश यादव ने भी अपना फॉर्म भरा, लेकिन कहीं न कहीं BLO पर इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद का ये मामला है। एक बहन ने आरोप लगाया कि मेरी जमीन ले ली इससे। और वहीं देखिए भाजपा का कहना है कि राहुल गांधी देश में गृह युद्ध कराने की साजिश में है। कांग्रेस से जुड़े ट्विटर अकाउंट्स की लोकेशन पाकिस्तान और बांग्लादेश में है। कांग्रेस ने आरोपों को नकारा है। और देखिए उत्तराखंड में मंच से संबोधित करते हुए प्रमोद कृष्णम महाराज भी बोले कि कांग्रेस चाहती थी कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बदनाम करें। आचार्य ने कहा कि धामी का चरित्र एकदम साफ है, साधु कहा तो बयान के खंडन का दबाव बनाया। तो ये कुछ राजनीतिक बातें चीतें चल रही हैं। पॉलिटिक्स से एक और खबर आ रही है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद को लेकर भी विवाद बढ़ता जा रहा है। शिव कुमार वर्सेस सिद्धारमैया। डिप्टी CM बोले कि शब्द दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है। मुख्यमंत्री ने जवाब दिया कि इससे ज्यादा शक्ति जनता के काम में है। कर्नाटक में मुख्यमंत्री बदलने की अटकलों के बीच बीते दिन जो CM ने ट्वीट किया वो काफी चर्चा का विषय बना, सोशल मीडिया पोस्ट है। तो देखिए मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। बंगाल की खाड़ी में एक और भीषण चक्रवाती तूफान बन रहा है, जिसका नाम है साइक्लोन डिटवा है। इसने अब अपनी दिशा बदली है। तबाही की उल्टी गिनती शुरू हुई। 5 राज्यों में रेड अलर्ट जारी हुआ। ये नया जो चक्रवाती तूफान आया, इसके चलते 5 राज्यों में भारी बारिश तबाही देखने को मिल सकती है। अभी तक जो सेनियार चक्रवात तूफान चल रहा था उसने कटिबंधी है, ये तो अब कमजोर हो चुका है। ये खाड़ी द्वीपों से दूर है और अंडमान निकोबार को अब इससे कोई खतरा नहीं है, ये कहना है मौसम विभाग का। लेकिन समुद्र में अब एक नया चक्रवाती तूफान उठा है जो अभी श्रीलंका के करीब बन रहा है, जिसका नाम है डिटवा है या दितवा है। और ये अब भारत में तमिलनाडु राज्य की ओर से तेजी से बढ़ रहा है। ये
बंगाल की खाड़ी से ही उठा है साइक्लोन डिटवार और इसका आईएमडी ने कई राज्यों में अलर्ट जारी किया है। देखिए पंडुचेरी में भी चक्रवात के कारण ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ। आंध्र प्रदेश में भी भारी बारिश की संभावना है। दिल्ली एनसीआर में दम घोटू हवा तो चली रही पोल्यूशन की वजह से। और इधर उत्तरी भारत के मैदानी राज्यों में ठंड भी बढ़ी है। कई राज्यों में तो सिंगल डिजिट में पहुंच चुका तापमान। वहीं राजस्थान में भी बारिश का अलर्ट, फिर सर्दी बढ़ेगी। बिहार में कोहरे की वजह से 52 ट्रेनें कैंसिल हुई, 14 फ्लाइट्स भी लेट रही। मध्य प्रदेश में सर्दी से 2 लोगों की मौत भी हो गई। कुछ अलग अलग राज्यों के मौसम की स्थितियां देखिए डिटेल में। राजस्थान के अजमेर में मौसम बदला, हवा के साथ बारिश भी देखने को मिली। जयपुर, उदयपुर समेत राजस्थान के 8 जिलों में आज भी बरसात का अलर्ट है। माउंट आबू से ज्यादा ठंडा अभी सीकर चल रहा है। आज 28 नवंबर को राजस्थान के इन राज्यों में इन जिलों में बारिश देखने को मिल सकती है ना। वहीं मध्य प्रदेश के भी 7 शहरों में तापमान 10 डिग्री से नीचे चल रहा है। ग्वालियर चंबल में ठंड का असर बढ़ा। 2 दिन बाद फिर तेज सर्दी का दौर शुरू होगा एमपी में। इधर बिहार में देखिए पटना, गोपालगंज, बेतिया समेत 10 शहरों में घना कोहरा छाया। 6 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान पहुंचेगा बिहार में। कोहरे की वजह से 50 से ज्यादा ट्रेनें लेट हुई, 14 फ्लाइट्स भी देरी से आई। हरियाणा के भी 12 शहरों में 8 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान चल रहा है। कैथल सबसे ठंडा इलाका चल रहा है। अभी तो ठंड और बढ़ेगी। और इधर पहाड़ी राज्यों की देखिए उत्तराखंड में आदि कैलाश में सरोवर भी जम गया। पारा -14 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचा। पाला गिरने की वजह से ठंड भी बढ़ी। हिमाचल में भी ठंड ज्यादा देखने को मिल रही है। कुफरी में पाला गिरा, बर्फ जैसी मोटी परतें जम गई। ताबो का पारा -60 डिग्री तक चल रहा है। पंजाब, चंडीगढ़ की भी रातें और ठंडी हुई और यहाँ भी सभी शहरों की हवा प्रदूषित हो रही है। इस बीच दोस्तों मौसम विभाग का कहना है कि दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में जैसे केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी वगैरह, इन राज्यों में आंधी तूफान भारी बारिश देखने को मिल सकती है। बाकी हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, इन राज्यों में कोहरा छाने की भी चेतावनी है। और मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से कुछ रिपोर्ट्स भी सामने आ रही है। देखिए हिमालय की पंचाचूली चोटियां भी काली दिखने लगी। लेट बारिश के घातक परिणाम हो सकते हैं। मौसम विशेषज्ञ बोले कि तापमान बढ़ने की वजह से तेजी से बर्फ पिघल रही है। ग्लोबल वार्मिंग का असर दिख रहा है और इसके गंभीर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। वहीं एक रिपोर्ट आ रही है कि लू, तूफान और बाढ़ की चोट मौसमी आपदाओं में सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में भारत 90 नंबर पर है दुनिया भर में। और वहीं आजकल सर्दियों के सीजन में दोस्तों अगर आप भी सुबह शाम वॉक पर जाना पसंद करते हो तो जरा सावधान हो जाएं। डॉक्टरों ने सख्त चेतावनी दी, सर्दियां आपकी सेहत के लिए खतरा बन सकती हैं। मौसम में बदलाव के साथ ही ठंड बढ़ने से लोगों के स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है। तो डॉक्टरों का कहना है कि सुबह शाम सैर करने की आदत से थोड़ा बचें। खास करके जो अस्थमा, COPD, हृदय रोग या हाई ब्लड प्रेशर, BP वगैरह के जो रोगी है ना, वो ठंड के समय में घूमने ना जाएं बल्कि दिन में धूप में जाएं ऐसा, या शाम के समय टहले तो बेहतर रहेगा। और बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें, है ना। और अंतर्राष्ट्रीय मौसम पर भी खबर आ रही, थाईलैंड में बाढ़ से तबाही मची, 80 पार पहुंचा मौतों का आंकड़ा, 30 लाख से भी ज्यादा लोगों पर संकट मंडराया। अभी थाईलैंड में भीषण बाढ़ हो रही है, भारी बारिश देखने को मिल रही है ना। भारत और UAE के बीच व्यापार भी $100 अरब के पार पहुंचा। दोनों पक्षों में उत्साह देखने को मिला। और पेटीएम के शेयर होल्डर्स के लिए अच्छी खबर है, RBI से मिला पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस भी, तो कंपनी में ग्रोथ देखने को मिलेगी स्टॉक्स में। वहीं एक दावा किया जा रहा है कि भारत में रूस से 30 गलत पहचान वाले जहाज पहुंचे। इनसे 54 लाख टन कच्चा तेल आयात हुआ। भारत फॉल्स फ्लैग जहाजों की सबसे बड़ी मंजिल बना। और RBI का एक नया आदेश, अप्रैल 2026 अगले साल से ही अब हर 7 दिन में क्रेडिट स्कोर अपडेट होगा। आपका जो सिबिल स्कोर होता है ना, लोन लेने के लिए चेक किया जाता है, वो अब हर सप्ताह अपडेट होगा। अभी 15 दिन में अपडेट होता है। तो RBI के इस नए सिस्टम से बैंक और आम लोगों को दोनों को फायदा होगा। रिजर्व बैंक की तरफ से इस संबंध में नई गाइडलाइन जारी की गई। अगले साल अप्रैल 2026 से ये नया नियम लागू हो जाएगा ना। ओके, और चलिए दोस्तों मार्केट अपडेट्स के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। कुछ इंटरनेशनल न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान सुरक्षित हैं। रावलपिंडी जेल अधिकारियों ने मौत की अफवाहों की खबरों को खारिज किया। अभी एक दिन पहले आपको पता होगा ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स आई थी कि इमरान खान की हत्या कर दी गई, तो पाकिस्तान का जेल प्रशासन बोला कि उनकी तबीयत ठीक है। तो उनकी बहनों का भी कहना है कि हमें उनसे मिलने दिया जाए, सच बताएं ऐसा। वहीं देखिए भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका में भी भारी बारिश और भूस्खलन से मरने वालों की संख्या 31 हो गई। और बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यार्पण को लेकर भारत बांग्लादेश के बीच तनाव भी बढ़ता जा रहा। और अब खबर है कि 3 अन्य मामलों में उनके साथ ही उनके पुत्र और पुत्री को भी सजा सुनाई गई बांग्लादेश की कोर्ट ने। वहीं देखिए इंडोनेशिया में भीषण भूकंप से कांपी धरती, रिएक्टर पैमाने पर 6.5 की तीव्रता दर्ज हुई। और अमेरिका में व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी भी देखने को मिली, 2 नेशनल गार्ड घायल हो गए। अमेरिका के व्हाइट हाउस के पास, जो कि इतनी सुरक्षित कंट्री है, उसके बावजूद देखिए आप ये गोलीबारी देखने को मिली है। बताया जा रहा है कि हमलवार अफगानिस्तान के थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। और इस घटना पर ट्रंप बोले कि ये आतंकी हमला था। वहीं पाकिस्तान से एक रिपोर्ट आ रही कि पाकिस्तान में 80 लाख लोग बेरोजगार हैं और पाकिस्तानी अदालत में उठी भारतीय सिख महिला के निर्वासन की मांग भी है। पाकिस्तान में बेरोजगारी दर भी दिनों दिन और बढ़ती जा रही है। और वहीं देखिए पाकिस्तान बांग्लादेश के बीच सालों बाद सीधी उड़ाने सेवा भी अगले महीने दिसंबर से शुरू हो जाएगी। वहीं खबर आ रही कि अगले सप्ताह रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर भी खत्म करने के लिए समझौता हो सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूत विटफाक जाएंगे रूस। वैसे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बोले कि रूस कभी भी यूरोप पर हमला नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि मैं कागज पर लिख कर देने को तैयार हूँ,
यूरोपीय नेता हथियार कंपनियों के तलवे चाट रहे हैं। और वहीं देखिए एक नेपाल की बड़ी शर्मनाक हरकत, नेपाल ने अपने 100 रुपए के नोट पर छापा भारत का विवादित नक्शा, जिसमें भारतीय क्षेत्रों को उनके नक्शे में शामिल किया गया। तो भारत ने भी इस पर विरोध जताया। नेपाल ने एक बार फिर से भारत को ये उकसाने वाली हरकत की है। 100 रुपए के नोट पर काला पानी और लीपू लेक का मैप लगाया है। ये मैप भी आप देख सकते हैं 100 रुपए का, जो नेपाल का नया नोट है। देखिए मतलब भारत के विरोध के बावजूद नेपाल बाज नहीं आ रहा और नए नोट में इन क्षेत्रों को नेपाल ने अपना बताया। देखिए जरा, जबकि ये पूरे भारतीय एरिया वाले क्षेत्र हैं। और वहीं खबर आ रही है कि न्यूजीलैंड सरकार ने की वॉर की घोषणा, देश से स्टोन कोल्ड किलर्स का होगा सफाया। और एक पाकिस्तानी नेता ने कहा कि एक हिंदू के सामने हमारे 90,000 फौजियों ने सरेंडर किया, नाक कटवा दी। ये पाकिस्तान के पूर्व सांसद ने पाकिस्तान की ही सरकार की चुगली की वहीं पर। और वहीं खबर है दोस्तों, चाइना में एक और बड़ा हादसा हो गया। 15 साल बाद सबसे बड़ा ट्रेन हादसा। ट्रैक पर काम कर रहे लोगों को ट्रेन ने टक्कर मारी, 11 लोगों की मौत हो गई, 2 लोग घायल हो गए। चाइना जैसी इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी वाली कंट्री में भी देखिए भीषण हादसा हो गया। अच्छा, और अभी एक दिन पहले जो चाइना के हांगकांग शहर में जो भीषण आग लगी थी, उसमें भी अब तक मरने वालों की संख्या बढ़कर 83 पहुंच चुकी है। हांगकांग में 77 सालों बाद ये भीषण आग देखने को मिली। 8 बहुमंजिला इमारतें जल गई, जबकि 280 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। वैसे इस घटना के बाद इन प्रोजेक्ट के ठेकेदार समेत 3 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है, क्योंकि ये एक्चुअली रेजिडेंशियल फ्लैट थे, तो कई लोग इनमें रहने लगे थे। ये वजह की आग में जनहानि ज्यादा हुई। बताया जा रहा है कि केवल एक छोटी चिंगारी से भड़की आग ने 80 से ज्यादा लोगों की जिंदगियां छीन ली। 380 करोड़ की परियोजना खाक हुई। और